हेलो फ्रेंड्स, कहानियाँ किस्से चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी का अगला भाग शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पिछले भाग में हमने पढ़ा था राहुल ने अंजलि को दोबारा मैसेज किया। अंजलि, मुझे पता है तुम्हें मेरी बात का बुरा लगा है। आज के बाद मैं तुम्हें कभी मैसेज नहीं करूँगा। जब तुम कहोगी तभी बात करूँगा। गुड बाय, अपना ख्याल रखना। अंजलि को एक ही दिन बीता था राहुल से बिना बात किए। उसका मन बेचैन था। उसने राहुल का अकाउंट देखा। आज राहुल ने कोई वीडियो पोस्ट नहीं किया था। अंजलि को अजीब लगा क्योंकि राहुल हर दिन पोस्ट करता था। अंजलि ने उसके पुराने वीडियो देखना शुरू कर दिया। हर वीडियो की शायरी, उसके शब्द, उसे लगता जैसे राहुल ने उसके लिए लिखा हो। आज पहली बार अंजलि को राहुल के वीडियो में उसकी आवाज़ में अपने लिए प्यार महसूस हो रहा था। परंतु एक सच ये भी है कि भावनाएं उन शब्दों में नहीं, हमारे मन में होती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे शुरू करते हैं। जब हम दुखी होते हैं तब हर शब्द से हमें हमारा दुख झलकता सा नजर आता है, और जब हम प्यार में होते हैं तो हर शब्द पढ़कर ऐसा लगता है जैसे वो हमारे लिए लिखा गया हो। हम उन शब्दों के जरिए मिलन की खुशी और विरह की वेदना दोनों को जीते हैं। तुम जल्दी से कुछ पोस्ट कर दो ताकि तुम्हें ठीक देखकर मुझे थोड़ा सुकून मिले। अंजलि ने राहुल की फोटो देखकर कहा। उसके मन में राहुल के लिए जो भावनाएं थी वो उन्हें अपने अंदर दबाए रखना चाहती थी। सच तो यही था कि अंजलि भी राहुल को पसंद करने लगी थी। बस वो राहुल को बताकर कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। आज पूरा एक सप्ताह बीत गया था। राहुल ने कुछ पोस्ट नहीं किया था। उसने अंजलि को कोई मैसेज नहीं किया। समय के साथ राहुल के लिए अंजलि की चिंता बढ़ रही थी। धीरे धीरे अंजलि अपने आप से नियंत्रण खोने लगी थी। वो कभी सब्जी जला देती तो कभी उसमें नमक मिर्च ज़्यादा डाल देती। फिर घर वालों के ताने सुनकर सारी रात रोती। अंजलि की हालत अब पहले से अधिक खराब हो गई थी। रात रात भर रोने से उसकी आंखें लाल दिखने लगी थी। आंखों के नीचे आए काले घेरे उसके ना सोने की चुगली करते थे। अंजलि की हालत ऐसी थी कि कोई अनजान भी देख ले तो उस पर दया आ जाए, परंतु उसके घर वालों को तो जैसे उससे मिलने वाली सेवा से मतलब था। उसके बाद चाहे वो जिए या मरे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। किस्मत तो कभी हालात ऐसे हो जाते हैं जिनसे इंसान कभी कभी सही लगने वाले गलत रास्तों पर मुड़ जाता है। अंजलि के हालात और भी कठिन होने वाले थे। साथ ही मुड़ने वाला है यहाँ से उसका रास्ता एक ऐसे मोड़ की ओर जहाँ खुशियाँ होंगी या और भी अधिक कठिनाइयाँ। ये सवाल अब भी समय के गर्भ में था। अंजलि ने सारा खाना बड़े ध्यान से बनाया था। राहुल की चिंता अब भी दीमक की भांति उसे अंदर ही अंदर खा रही थी, मगर वो हर दिन गलती कर सुधाजी और समीर को उसके ऊपर शक करने का कोई मौका नहीं देना चाहती थी। इसलिए अपने अंदर के तूफान को दबाकर वो काम पर ध्यान दे रही थी। परंतु कभी कभी सारा काम अच्छे से करने के बाद भी आखिरी में अनजाने में होने वाली एक छोटी सी गलती उस सारे काम को खराब कर देती है। अंजलि से भी वो गलती होने वाली थी। अंजलि सब्जी का पतीला लेकर बाहर जा रही थी। अपने ख्यालों में गुम अंजलि को अचानक सुधा जी के सामने आने का ध्यान नहीं रहा। इसलिए वो सुधा जी से टकराव से बचने के लिए रुकने के स्थान पर वो एक और होने लगी। तभी उसके दाएं हाथ की कोहनी दरवाजे से लग गई, जिससे बाएं हाथ पर सब्जी छलक कर गिर गई। इस बात से घबराहट में अंजलि के हाथों से पतीला छूट कर नीचे गिर गया। अंजलि अचानक घटी इस घटना से सुन्न हो गई। वो डर से नीचे देख रही थी। जहां अभी भी कुछ सब्जी पतीले में थी, वहीं कुछ फर्श और दीवारों को अपने रंग में रंग चुकी थी। अंजलि डर से इतनी सुन्न हो गई थी कि साड़ी और उसके पैर जो कि सब्जी में सराबोर हो गए थे, उसे इस बात का भान तक नहीं हो रहा था। हो गया सत्यानाश। सुधा जी ने अपने हाथों से सिर पीटते हुए कहा। उनका स्वर इतना तेज था कि आसपास के 4 घरों में उनकी आवाज गूंज गई। सुधा जी की आवाज़ सुनकर जैसे अंजलि होश में आई, वो तेजी से नलके के पास गई और अपने पैरों को साफ किया ताकि उसके निशान से फर्श और ज़्यादा खराब ना हो। फिर पोछा लेकर सब्जी साफ करने लगी। सुधा जी किसी तरह अपने पैर बचाकर रसोई के बाहर समीर के पास आ गई, जो कि उनकी आवाज़ सुनकर वहाँ आ गया था। मुझे तो पहले ही लग रहा था इसकी माँ ने सीधी सादी बोलकर अपनी पागल बेटी हमारे गले बांध दी है। पहले तो ये सब्जी में नमक मिर्च गलत डालती थी, आज पूरी सब्जी गिरा दी। आगे चलकर कहीं ये हमारे खाने में जहर ना मिला दे। सुधा जी ने चेहरे पर हाहाकारी भाव लाते हुए समीर से कहा, मगर उनके सारे भाव उस समय उड़ गए जब उन्होंने देखा समीर उनकी कोई बात ही नहीं सुन रहा था।
वो तो बस अपने दोनों हाथ जेब में रखकर एकटक अंजलि को देख रहा था। गहरी काली आंखें, माथे पर हल्के बिखरे सिल्की बाल, रंग साफ और 6 फीट हाइट। समीर दिखने में बहुत आकर्षक लगता था। वो अंजलि से सुंदर ही था, इसलिए सब उसके बाहरी व्यक्तित्व को देख अंजलि को बहुत लक्की मानते थे। सुधा जी उलझन से समीर के चेहरे के भाव पढ़ने का प्रयास कर रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर समीर को अंजलि पर गुस्सा क्यों नहीं आ रहा। समीर को गुस्सा दिलाने के लिए उन्होंने इतना सब कहा, मगर उनका प्रयास अब उन्हें विफल होता नजर आ रहा था। माँ, आप अपने कमरे में जाइए, खाना तैयार होते ही अंजलि आपको बुला लेगी। समीर ने बिना अंजलि से नजरें हटाए कहा। अंजलि को पता था कि सुधा जी और समीर उसे देख रहे हैं, फिर भी नजरें नीची किए चुपचाप अपना काम करती रही। मगर बेटा, माँ कहाँ ना आप जाइए। इस बार समीर की आवाज़ में हल्के क्रोध का पुट था, जिसे सुधा जी और अंजलि दोनों ने महसूस किया था। इसलिए सुधा जी बिना कुछ कहे कमरे में चली गई। जिस तरह पति के सम्मान की जिम्मेदारी पत्नी की होती है, उसी तरह पत्नी के सम्मान की जिम्मेदारी पति की होती है। ससुराल में पत्नी को सम्मान तभी दिया जाता है जब उसका पति उसे सम्मान देता है। ठीक वैसे ही जब बेटा अपनी माँ का सम्मान करता है, तभी उसकी पत्नी उसकी माँ का सम्मान करती है। समीर को शायद किसी के भी सम्मान की कोई परवाह नहीं थी। अंजलि ने सफाई कर कुकर में दाल चढ़ा दी, तभी समीर अचानक अंदर आया। उसने अंजलि की कोहनी से अंजलि का हाथ पकड़ा, उसे ले जाकर दरवाजे के दीवार के पास इतनी जोर से धक्का दिया, अंजलि का सिर दीवार से लगने ही वाला था कि समीर ने वहां अपना हाथ रख लिया। उसने अंजलि को दीवार के पास खड़ा कर दिया, अपने दोनों हाथ उसके आसपास टिका दिए। अंजलि आंखें बंद कर लेना चाहती थी, परंतु डर के कारण वो ये भी नहीं कर पा रही थी। समीर अपना मुंह अंजलि के कान के पास लेकर गया। अंजलि अपने गले पर समीर की गर्म सांसें महसूस कर रही थी। उन दोनों के बीच सब अच्छा होता तो अंजलि इन सांसों के महक से मदहोश हो जाती, मगर इस समय तो वो केवल सूखे पत्ते की तरह कांप रही थी। समीर के पास आने मात्र से ही उसकी सांसें थम सी गई थी। तुम डर क्यों रही हो? मैं तो बस तुम्हें बताना चाहता था कि बहुत दिन हो गए ना, मैंने तुम्हें प्यार से समझाया नहीं, तभी आजकल तुम गलतियां बहुत करने लगी हो। पर आज रात मैं तुम्हें अच्छे से समझा दूंगा, उसके बाद तुम कभी कोई गलती नहीं करोगी, समीर ने अपनी गहरी आवाज में कहा। झटके से वो अंजलि को छोड़कर बाहर चला गया। समीर के जाते ही अंजलि ने आंखें बंद कर ली, गहरी गहरी सांसें लेने लगी। तभी उसे अपने चेहरे पर किसी के सांसों की गर्मी महसूस हुई। अंजलि ने झटके से जैसे ही आंखें खोली, उसने देखा समीर का चेहरा उसके चेहरे के बिल्कुल पास था। उसकी गहरी काली आंखें एकटक अंजलि को देख रही थी। कभी अंजलि को इन आंखों में अपने लिए बेइंतहा प्यार दिखता था। उसे घंटों इन आंखों में देखते रहना अच्छा लगता था, मगर अब उसे समीर की आंखें ही नहीं, उसके आसपास होने पर भी डर लगता था। समीर को देख वो डर के कारण पीछे हटने के चक्कर में दीवार से टकरा गई। अरे संभल कर, समीर ने अंजलि के चेहरे को अपने हाथ में पकड़ अपने करीब करते हुए कहा। मैं तो यहाँ बस तुम्हें बताने आया था, अगर तुमने मुझसे बचने के लिए यहाँ रसोई या कहीं और सोने की सोची, या मुझसे बचने के लिए अपनी खराब हो चुकी साड़ी का या फिर कोई और बहाना सोचा, तो दूसरे दिन तुम्हें दुगना प्यार झेलना होगा, जो कि तुम झेल नहीं पाओगी डार्लिंग। इसलिए बिना अपने दिमाग पर जोर दिए चुपचाप कमरे में आ जाना, वरना समीर ने आखिरी वाक्य कहते हुए अंजलि का चेहरा जोर से दबाया, जिसके कारण उसके गालों पर एक और अंगूठे और दूसरी ओर 4 उंगलियों के निशान आ गए थे। समीर के जाते ही अंजलि नीचे कटे वृक्ष की तरह ढह गई। उसने अपने दोनों हाथ गाल पर रख लिए। जब उसे हल्के दर्द का एहसास हुआ तो उसने एक थाली में अपना चेहरा देखा। जब उसे अपने गालों पर निशान दिखे तो उसने साड़ी का पल्लू सिर पर ओढ़ लिया। अंजलि जब सिर पर पल्लू लेकर खाना परोस रही थी तो उसे देखकर समीर के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वो समझ गया अंजलि उसके दिए निशान को छुपाने के लिए ये कर रही है। ये सोचकर ही उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। निश्चल बच्चों जैसी मुस्कान थी समीर की, जो कभी अंजलि की जान थी। आज उसी को देखकर अंजलि की जान निकलने लगी। अंजलि ने रसोई का सारा काम कर लिया, परंतु अब कमरे में जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। कुछ खाना तो दूर, उसके गले से पानी भी नीचे नहीं उतर रहा था। उसे बस रह रहकर समीर की बातें, उसका चेहरा याद आ रहा था। हे शिव, काश वो सो गए हों या सब भूल गए हों। अंजलि कभी हाथ जोड़कर तो कभी आंखें बंद कर मन ही मन शिवजी से प्रार्थना कर रही थी।
मगर आज उसकी किस्मत में ना तो समीर से बचना लिखा था, ना आज उसे शिव से कोई सहायता मिलने वाली थी। अंजलि को भी ये बात समझ में आ गई। साथ ही उसे समीर की दूसरे दिन वाली बात याद आ गई। अंजलि किसी तरह दीवार का सहारा लेकर कमरे में जाने लगी। वो मन ही मन यही सोच रही थी कि काश ये रसोई से कमरे तक का रास्ता कभी खत्म ना हो। अंजलि के पाँव में मानो जान ही ना हो, इसलिए वो दीवार का सहारा लेकर चल रही थी। अंजलि ने हल्के से दरवाजा खोला। सामने देखते ही वो एक बार फिर डर से कांप गई। सामने समीर बैठा अपने फ़ोन पर कुछ कर रहा था। उसने अंजलि को देखा, वो फिर से फ़ोन में व्यस्त हो गया। अंजलि चुपचाप बाथरूम में चली गई। जैसे ही वो बाहर आई, उसे कमरे का तापमान बहुत ठंडा लगा। उसने एसी को देखा जो 16 डिग्री टेम्परेचर बता रहा था, मगर इस समय वो कमरे में समीर को न देख हैरान थी। मुझे ढूंढ रही थी ना तुम? अचानक समीर ने अंजलि को अपनी बाहों में पकड़ते हुए कहा। अंजलि भले ही अंदर से कितनी ही डरी हुई थी, परंतु वो बाहर से खुद को शांत दिखा रही थी, इसलिए वो बिना हिले वैसे ही खड़ी रही। अचानक समीर ने उसे घुमाते हुए धक्का दिया। अंजलि का कंधा पलंग के पाए से टकरा गया, जो पीठ के बल फर्श पर गिर पड़ी। समीर घुटनों के बल उसके पास बैठ गया। वो अंजलि के पास जाने की कोशिश करने लगा तो अंजलि पीछे सरकने लगी। समीर ने अंजलि के बालों को पकड़ लिया। दर्द के कारण अंजलि ने अपनी आंखें बंद कर ली। मुझे लगता है आजकल तुम्हारे ख्यालों में मेरी जगह कोई और आ गया है, तभी तुम इस तरह की गलतियां करने लगी हो। समीर की बातें सुनते ही अंजलि ने झटके से आंखें खोल दी। अब क्या होगा? क्या समीर को सब पता चल गया? ये ख्याल आते ही अंजलि की आंखें बड़ी हो गई थी। अरे तुम्हें तो पसीना आने लगा, समीर ने अंगुली से अंजलि के माथे पर आए पसीने को पोंछते हुए कहा। फिर उसने एक नज़र एसी पर डाली। वो फिर से अंजलि को देखने लगा। अगर कोई और तुम्हारे ख्यालों में आ भी गया तो कोई बात नहीं, आज के बाद तुम्हारे ख्यालों में सिर्फ मैं रहूँगा। तुम्हारे शरीर, तुम्हारी सोच और तुम्हारी आत्मा पर केवल मेरा अधिकार है, सिर्फ मेरा। समीर ने अंजलि को उठाया, जोर से पलंग पर पटक दिया। कुछ ही देर में उस घर में अंजलि की चीखें गूंजने लगी। शायद उस घर की तरह यहाँ रहने वालों के हृदय भी पाषाण के थे, तभी वो अंजलि की चीखों को अनसुना कर चैन से सो पा रहे थे। जब बुरी तरह नोचने के बाद समीर ने अंजलि को झटके से खुद से अलग किया तो अंजलि छूटते ही नीचे फर्श पर आकर सो गई। फर्श बहुत ठंडा था। एसी के कारण अंजलि को ठंड लगने लगी थी। उसने धीरे से समीर के पास से तकिया लिया और साड़ी को अपने आसपास लपेटकर अपने पैरों को घुटनों से मोड़कर सोने का प्रयास करने लगी, परंतु ठंड और दर्द से कांपते शरीर को भला नींद कहाँ आती है। अंजलि का मन भी पुराने लम्हों को याद करने लगा। अंजलि, थोड़ा ध्यान रखा करो, तुम्हारा थोड़ा सा भी दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, जानती हो ना तुम। जब प्रेस करते समय अंजलि का हाथ हल्का सा प्रेस को छू गया तो समीर को कितनी चिंता हो गई थी। उसने तो घर में कपड़े प्रेस करने पर भी पाबंदी लगा दी थी। अंजलि को वो पल याद आते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आई, तभी होठों पर लगी चोट ने उस मुस्कान को फिर से छीन लिया। अंजलि का हाथ अपने होठों पर गया, वहाँ अभी भी हल्का खून लगा हुआ था। अपने बिखरे आत्मसम्मान की तरह बिखर चुकी हिम्मत को समेटकर अंजलि खड़ी होती है। पूरी तरह खड़े होने से पहले ही वो लड़खड़ा जाती है। कुछ पल अपने घुटनों पर हाथ रख गहरी सांस लेती है, फिर दीवार का सहारा लेकर टेबल तक जाती है। वहां से अपना फ़ोन लेकर सीधा बाथरूम में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती है। एकांत पाते ही उसके हमदर्द दुख के साथ ही आंसू जैसे बाहर आना चाहते हैं, मगर अंजलि खुद को सख्त कर आईने के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। खुद को देखकर एक बार अंजलि की भी चीख निकलते निकलते रह गई। किनारे से चोटिल होठ जहां अब भी खून लगा हुआ था, गले पर दांतों और अंगुलियों के निशान। अंजलि ने अपना पल्लू हटा दिया। पेट पर भी दांतों के बेल्ट के निशान दिख रहे थे। फिर वो घूम गई, उसकी पीठ पर भी वैसे ही निशान थे। अंजलि ने नल चालू कर दिया। नल के पास झुककर दोनों हाथों में पानी लेकर चेहरे पर मारने लगी। ठंडा पानी जैसे ही चेहरे पर लगा, दर्द की लहर उसके चेहरे पर दिखाई देने लगी। उसने आंखें बंद की और फिर से पानी मारने लगी। जब उसे कुछ ठीक लगा तो उसने तौलिया लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। एक दर्द के एहसास के साथ उसने कंधे को थाम लिया। उसे याद आया जब समीर ने उसे पहली बार धक्का दिया था, तभी उसे यही चोट लगी थी। उसने दर्द को दरकिनार कर तौलिया उठा लिया। चेहरे को साफ कर वो फ़ोन देखने लगी। उसकी अंगुलियां खुद ब खुद राहुल तक जाने के रास्ते पर बढ़ गई। राहुल को देखकर अंजलि के मन में भावनाओं का तीव्र वेग उठने लगा।
उसे राहुल की वो बात याद आ गई, जब भावनाओं का वेग तीव्र होता है तब हम वो कह देते हैं जो नहीं कहना चाहते। अंजलि ने भी ना चाहते हुए राहुल को मैसेज कर ही दिया। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का भाग 5 देखें। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कहानियाँ किसे चैनल को सब्सक्राइब करें।